बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, 20, 21, 22, 23 और 24 जून के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। और इसमें हम पूरी दुनिया में होने वाली जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, जियो पॉलिटिकल या सोशल या उसके साथ साथ इकोनॉमिकल, उन तमाम को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारी करंट अफेयर्स की इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो ये हमारी करंट अफेयर सीरीज की 24वीं वीडियो है। और इंशाल्लाह इसको फॉलो करते हुए आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा किसी भी जो कंपेटिटिव एग्जाम होता है उसमें जो करंट अफेयर्स का पोर्शन आता है उसकी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और इंटरव्यू में करंट अफेयर्स के मुतालिक अगर आपसे क्वेश्चनिंग होती है तो आप उनको भी बेहतर अंदाज से प्रिपेयर कर सकते हैं। जो लोग चैनल पर पहली दफा हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे गुजारिश है कि वो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखा करें ताकि नई और लेटेस्ट जो वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WMO। अब WMO क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूरोपीय यूनियन EU। विच वन इज द फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट? रिसेंटली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपीय यूनियन ने मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें तमाम जो बर आज़म है उनका डाटा स्टडी किया गया है कि जो क्लाइमेट चेंज है या ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से तमाम जो प्लैनेट्स हैं, सॉरी, जो तमाम कॉन्टिनेंट्स हैं वो किस तरीके से गर्म हो रहे हैं। तो हैरानकुन तौर पे जो इस वक्त वर्ल्ड का फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट है वो यूरोप है। हालांकि दिमाग में ये आता है कि शायद एशिया होना चाहिए या अफ्रीका होना चाहिए, लेकिन जो इस वक्त यूरोप है ये फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट है इन द वर्ल्ड। और इसकी वजह से हालात वहाँ पे काफ़ी ख़राब हैं। पिछले साल भी हीट वेव वहाँ पे शदीद आई थी, स्पेन, पुर्तगाल, इटली के अंदर। इस साल भी यूनाइटेड किंगडम के अंदर पानी की शॉर्टेज हो गई है, पीने वाले पानी को कट लगाया गया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उनके जो दरिया हैं वो सूख रहे हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहा है हीट के हवाले से वो यूरोप का कॉन्टिनेंट है। When did the world's first international treaty to protect high seas adopted by UNO? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की पहली इंटरनेशनल ट्रीटी अडॉप्ट कर ली है ताकि जो हाई सीज की बायोडाइवर्सिटी है और जो जितने भी हयातियात हैं समंदर के अंदर रहने वाले उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ये जो नई ट्रीटी अडॉप्ट की गई है ये 19 जून को हुई है। ये डेट आपने याद रखनी है, 19 जून 2023 को हाई सीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पहली इंटरनेशनल ट्रीटी है उसे अडॉप्ट किया है यूएनओ ने। इसके ऊपर बड़े अरसे से डिस्कशन चल रही थी। पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो हुआ था पेरिस एग्रीमेंट ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड और CO2 इमिशन से रिलेटेड, उसके बाद से लेके ये मामला मुसलसल जेर बहस था, लेकिन अब आके इसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ है और ये ट्रीटी जो है ये अडॉप्ट कर ली गई है। व्हाट इज द नेम ऑफ हाई सीज ट्रीटी? ये जो नई ट्रीटी अडॉप्ट की गई है यूएनओ की तरफ से, इसका नाम क्या है? जिसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन या BBNJ इस इंटरनेशनल ट्रीटी का नेम है। ग्रेन डील बिटवीन रशिया एंड UN विल एंड ऑन। जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन में जंग जारी है और जो यूक्रेन है उसे फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत बड़ी मिकदार के अंदर जो कुकिंग ऑयल है और इसके साथ साथ जो अनाज है जिसके अंदर सबसे बड़ा व्हीट है, ये एक्सपोर्ट होते हैं यूक्रेन से पूरी दुनिया को थ्रू ब्लैक सी। और जब से ये रशिया की और यूक्रेन की जंग लगी है तो रशिया ने पाबंदियां लगाई हैं। और रशिया ने चूंकि मुहासरा किया हुआ है यूक्रेन का, तो वो चाहते हैं कि यूक्रेन इंटरनेशनली लोगों को बाकी कंट्रीज को ग्रेन भी एक्सपोर्ट ना कर सके। इस सिलसिले में UN के साथ रशिया का एक एग्रीमेंट था। ये एग्रीमेंट एंड होने जा रहा है 16 जून 2023 को। उसके बाद से ये जो एक्सपोर्ट्स है मुकम्मल तौर पे बंद करवा दी जाएगी। ताहम जो तुर्की है ये यहाँ पे अपना रोल प्ले करवाना चाहता है UNO तुर्की से, और नेटो भी। वो तुर्की को कह रहे हैं कि वो रशिया से कहें, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की अच्छे ताल्लुकात हैं तुर्की के साथ और रेसेप तैयब एर्दोगान के साथ। और पहले भी इन्होंने ये डील को एक्सटेंड करवाया था रेसेप तैयब एर्दोगान ने। तो इस सिस्टम में तुर्की की जो इंपॉर्टेंस है वो भी बढ़ जाती है। और साथ साथ जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फूड की प्राइसेस हैं वो पहले भी एक दफा हाई गई थी, फिर लो हो गई थी, अब दोबारा से इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये अप जा सकती हैं। विच यूरोपियन कंट्री रिसेंटली लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज? कौन सा यूरोपियन कंट्री है जिसने हाल ही में सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करार दिया है? वो इस्टोनिया है। हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड? फिनलैंड जो कि यूरोप का कंट्री है और हाल ही में वो शामिल हुआ है नेटो के अंदर एज अ 31st कंट्री, और तुर्की ने इसकी शमूलियत का इंदिया दिया था। स्वीडन भी ये चाहता है कि वो भी ऐड हो सके इसके अंदर, नेटो के अंदर, लेकिन रेसेप तैयब एर्दोगान ने स्वीडन के लिए
हरी झंडी नहीं दिखाई थी, जबकि फिनलैंड को शामिल करवा दिया था। तो वहां पे अब नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं फिनलैंड के अंदर, उनका नाम आपने याद रखना है, उनका नाम है पैट्री ऑर्पो। ठीक है, ये 2-3 दफा आपकी नजरों से गुजरा होगा, तो इंशाल्लाह अगर पेपर में सवाल आएगा तो गिवन जो 4 मुमकिन जवाब आपको दिए जाते हैं, एमसीक्यू दिए जाते हैं, आप उसमें से आराम से इसको तलाश कर लेंगे। G20 लेबर एंगेजमेंट समिट वाज हेल्ड इन, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया इस दफा G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है और वहां पे G20 के तमाम जो फॉरम्स हैं उसके इजलास हो रहे हैं। अभी हाल ही में G20 की लेबर एंगेजमेंट एक मीटिंग हुई है, और ये मीटिंग हुई है 22 जून 2023 को। 2 डेज की ये मीटिंग थी, और इस मीटिंग को होस्ट किया है इंडिया की जो रियासत है बिहार, उसने। विच कंट्री विल रीओपन इट्स एम्बेसी इन कतर आफ्टर 6 years? जो सेंट्रल हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी खलीजी रियासतें हैं, यहाँ पे बड़ी तेजी से हालात तब्दील हो रहे हैं। जब से ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान चाइना ने एक पीस डील ब्रो करवाई थी, उसके बाद फिर हमने देखा कि जो 32nd अरब लीग का इजलास हुआ था जद्दा के अंदर, वहां पे शाम के जो सदर हैं उनको भी इनवाइट किया गया, तो उस मामले में भी बर्फ पिघली। और फिर इसके अलावा सूडान का जो क्राइसिस है उसको भी वहां पे डिस्कस किया गया था। और इसके साथ साथ जो ये जो अरब ममालिक है उनके आपस में जो ताल्लुकात वो सर्द मोरी का शिकार थे। आज से 6 साल पहले कतर को बैन कर दिया था, कट कर दिया था यूएई ने, और इसके साथ साथ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने, और इसके अलावा इजिप्ट ने। ये जो ममालिक है इन्होंने बाइकआउट कर दिया था कतर का, क्योंकि इनका ये कहना था कि कतर ईरान के साथ काफी क्लोज है, और इसके साथ साथ जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उनको कतर सपोर्ट कर रहा है। और फिर यमन का वाकया भी हुआ था। अब दोबारा से हालात तब्दील हो रहे हैं, और बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं, और अरब के जो ममालिक हैं वो दोबारा एक पेज के ऊपर आ रहे हैं। तो रिसेंटली ये अनाउंस किया गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से कि वो दोहा में अपनी एम्बेसी खोलेंगे, और इसी तरीके से दोहा ने ये ऐलान किया कि वो अबू धाबी में अपनी एम्बेसी खोलने जा रहे हैं। नेम जो बाइडेन सन्स हु हैज फाउंड गिल्टी फॉर वायलेटिंग फेडरल टैक्स रूल्स। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, एक तो बढ़ती हुई एज एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो जो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है उसके लिए उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और अब दूसरा मामला उनके ऊपर जो है वो उनकी फैमिली ने टैक्स चोरी की है, फेडरल टैक्स लॉ को वायलेट किया है, और उनके बेटे का नाम गर्दिश कर रहा है, जिसकी वजह से अब ये और मुश्किल हो जाएगा कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे सामने आए। तो उनके बेटे का नाम क्या है? तो उनके बेटे हैं हंटर बाइडन, जिन्होंने ये डील की थी और इसमें वायलेट किए हैं फेडरल टैक्स लॉज को। हिमालयन ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग डैश फास्टर देन लास्ट डेकेड। एक रिसेंट और रिपोर्ट आई है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जिसके मुताबिक हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान, इंडिया, फिर उसके अलावा चाइना है किसी हद तक, और साथ साथ नेपाल, भूटान और म्यांमार तक, नीचे बांग्लादेश तक के इलाके सैराब होते हैं। ये ग्लेशियर्स अब बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं, और इनके जो पिघलने की शरह है उसमें 65% का इजाफा देखने में आया है। यानी 2011 से लेकर 2020 तक ये जिस शरह से पिघले हैं वो 65% ज्यादा है उस शरह से जब ये 2001 से 2010 तक पिघल रहे थे। और ये माना जा रहा है कि इस सदी के आखिर तक यानी 2100 तक प्रोबेबिलिटी है कि 80% जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं उनका बिल्कुल सफाया हो जाए, और 2150 तक ये रिपोर्ट्स कह रही हैं कि हिमालयन जो ग्लेशियर्स हैं वो हो सकता है कि सिरे से ही खत्म हो जाए। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व ऑन, जो इंटरनेशनल रेफ्यूजी डे मनाया जाता है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये जून के अंदर एक और इम्पोर्टेंट डे है जो कि पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट है, और 20 जून यानी 20 जून को ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। होप अवे फ्रॉम होम इज द थीम ऑफ, ये एक थीम रखा गया है, होप अवे फ्रॉम होम। ये किस इंटरनेशनल डे का थीम रखा गया है? तो ये जो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2023 ऑब्जर्व किया गया था, उसका इस साल का थीम यही था, होप अवे फ्रॉम होम। Prime Minister Shehbaz Sharif visited France to participate in Global Financing Summit on which date? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पिछले 2 दिन से फ्रांस के विजिट के ऊपर थे, और ये जो इनका विजिट है ये कब हुआ है? ये 22 जून 2023 को हुआ है। फ्रांस में इनके बहुत सारे लीडर से मुलाकात हुई है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, इनके साथ मिले हैं। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ इनकी मीटिंग हुई है। यूरोपियन कमीशन की जो चेयरमैन है उनके साथ इनकी मीटिंग हुई है। इजिप्ट के जो अल-सीसी प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी इनकी मीटिंग एक देखने में आई है। चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रीमियर हैं, उनके साथ भी इनकी मीटिंग हुई है। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, उनके साथ भी इनकी मीटिंग हुई है, और आईएमएफ के जो डायरेक्टर हैं उनके साथ भी इनकी मीटिंग्स हुई हैं। ये जो इजलास है ये 22 जून से लेकर 24 जून तक 2 दिन का ये इजलास था फ्रांस के अंदर। और इसके अंदर क्यों इकट्ठा किया गया सारे लीडर्स को? क्योंकि जो COP27 का इजलास हुआ था शर्म उल शेख में, जो कि मिस्र का शहर है। COP27 बेसिकली कार्बन इमिशन के रिलेटेड इजलास होते हैं,
उनके लिए जो वहाँ पे मीटिंग हुई थी और उसमें शहरी रहमान ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश किया था कि कुछ दुनिया के ममालिक ऐसे हैं जो कार्बन एमिशन बिल्कुल कम कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग उनको इम्पैक्ट ज़्यादा कर रही है। जैसे पाकिस्तान है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री तो है नहीं, तो कार्बन कहाँ से इमिट होगा? तो लेकिन मॉनसून है या फ्लड्स हैं, वो हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, तो उसके लिए एक इंटरनेशनल फंड जनरेट किया गया था। उस फंड को दोबारा से डिस्कस करने के लिए ये फ्रांस के अंदर मीटिंग थी और इस मीटिंग से शहबाज शरीफ ने और भी फ़ायदा उठाया और वहाँ पर मौजूद जितने भी लीडर्स थे उनके साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए, मीटिंग की है। याद रखें कि 22 जून को ये एक और बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का विज़िट किया नरेंद्र मोदी ने और मोदी इस वक़्त दुनिया के पहले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने 2 दफ़ा खिताब कर लिया है कांग्रेस के साथ, अमेरिकन कांग्रेस के साथ। तो ये 22 जून का कोइंसिडेंस है जो कि आपने याद रखना है। हू इज़ द फर्स्ट फुटबॉलर टू प्ले 200 इंटरनेशनल मैचेस? पहले कौन से ऐसे इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं जिन्हें 200 मैचेस खेलने का एज़ाज़ हासिल है? तो पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाले जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं इन्हें ये एज़ाज़ हासिल हुआ है। पाकिस्तान इज़ वर्किंग टू आउटसोर्स कराची पोर्ट फॉर 50 ईयर्स टू व्हिच कंट्री? पाकिस्तान कराची की जो अपनी पोर्ट है, उसके टर्मिनल्स को अगले 50 साल के लिए लीज़ के ऊपर दे रहा है एक कंट्री को। वो कंट्री कौन-सा है? वो कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई। यूएई को ये आउटसोर्सिंग की बात हो रही है। रिसेंटली चाइना लॉन्च इट्स थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नेम? हाल ही में चाइना ने अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है। उस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? तो उस एयरक्राफ्ट कैरियर को कहते हैं फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर। जस्टिस काजी फाइज सीसा विल बी डैश चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? पिछले दिनों पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मंजूरी दे दी है नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जस्टिस काजी फाइज सीसा जो कि सितंबर में अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद। तो ये कौन से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे? तो ये 29th सीजेपी होंगे, 29th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। इससे पहले ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। हू इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ अलीबाबा? अलीबाबा ई-कॉमर्स की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अलीबाबा के नए चेयरमैन अब आ चुके हैं, उनका नाम है जोसेफ साई और इनके जो नए सीईओ आए हैं अलीबाबा के, उनका नाम भी याद रखना है, वो है एडी वू। तो ये आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक लॉन्च स्ट्रीट एजुकेशन प्रोजेक्ट? वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करता रहता है। उनका एक बहुत ही मशहूर प्रोजेक्ट है कि वो स्ट्रीट एजुकेशन के लिए काम करते हैं, यानी गलियों में और मोहल्लों में तालीम दी जाए। इसके लिए उन्होंने साउथ एशिया की कंट्री का इंतखाब किया और वहाँ पे उन्होंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है। वो कंट्री कौन-सा है? उस कंट्री को आपने याद करना है, तो बांग्लादेश है वो कंट्री जहाँ पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। नेम पाकिस्तानी वुमन हू हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर ग्लोबल इंस्पिरेशन अवार्ड? यूनाइटेड किंगडम के अंदर ग्लोबल इंस्पिरेशन अवार्ड के लिए एक नामजदगी हुई है और उसमें पाकिस्तान की एक बिजनेस वुमन है जिन्हें नामजद किया गया है। उनका नाम क्या है? तो ये है हुमा फखर जिन्हें उनके खिदमात के सिलसिले में नामजद किया गया है ग्लोबल इंस्पिरेशन अवार्ड के लिए। तो ये आज के करंट अफेयर्स से तकरीबन 25 तक सवाल हैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अच्छे तरीके से तैयार किया करें और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ एक और वीडियो भी शेयर करूँगा जिसमें मैंने आपको बताना है कि आप करंट अफेयर्स की इफेक्टिवली तैयारी कर कैसे सकते हैं, ठीक है? इनको याद करने का तरीका क्या है? तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।